नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। फूड इंस्पेक्टर के लिए हम लोग जो पहले वीडियो मैंने डाला था उसमें ठीक ठाक रुझान नहीं है लोगों का, उस तरीके से व्यू नहीं जा रहा है। इस वजह से मेरा मन थोड़ा व्यथित हो गया था कि मैं आगे वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आगे मुझे वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। मुझे कुछ कॉल आया, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोबारा। तो आप लोग ज़रूर मैसेज करके बताइए, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। लाइक करिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। आइए शुरू करते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के आगे की चीज़ों पर बात करते हैं। थोड़ा आराम से चलता हूँ, पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन आपको बार बार चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछली कक्षा में हमने देखा था धारा 1 और धारा 2 के बारे में। धारा 2 में हमने परिभाषाओं की बात की थी और उसमें हमने देखा था कि किसी वस्तु को केंद्र सरकार चाहे तो आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित कर सकती है, और यदि ऐसी घोषणा वो करती है तो उसको गजट में इसके लिए प्रकाशन करना पड़ेगा, और गजट में प्रकाशन करने के बाद ऐसी वस्तु आवश्यक वस्तु घोषित की जाती है। और कितने दिनों तक ये वैध होती है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया। आज हम देखेंगे मुख्य रूप से धारा 3 से शुरुआत करेंगे हम, और धारा 3 में ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि धारा 3 महत्वपूर्ण धारा है इस पूरे के पूरे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का। एक महत्वपूर्ण धारा है धारा 3। धारा 3 के अंतर्गत बताया गया है आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि को नियंत्रित करने की शक्तियां, नियंत्रण करने की शक्तियां केंद्र सरकार की, या केंद्र सरकार के अलावा अगर केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार को किस तरीके से अधिकार दे सकती है। किसी वस्तु को यदि आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया तो उसके उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उसके वितरण पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, कुल मिला के आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है उसके अंतर्गत यदि किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित किया जाता है तो यही धारा 3 है जो ये बताएगा कि आवश्यक वस्तु का विनियमन किस तरीके से होगा, यानी आवश्यक वस्तु पर रूल रेगुलेशन कहाँ तक मतलब लागू किए जा सकते हैं, कहाँ तक नियंत्रण लागू किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें धारा 3 ही स्पष्ट तौर पे बताता है। यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम के नियंत्रण, वितरण, उत्पादन, जो मतलब आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत उत्पादन, वितरण या फिर उपभोग आदि के विषय में सरकार के पास क्या शक्तियां हैं, इन सारी चीज़ों को नियंत्रित करने की, जिसको कि आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो धारा 3 से शुरू करते हैं। धारा 3 का पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं धारा 3 का। धारा 3 का पहला पॉइंट है, यदि केंद्र सरकार को यह राय हो जाए, यानी ये विश्वास हो जाए किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करना है, या एक चीज याद रखिएगा, ये वाला या वाला जो बता रहा हूं ये चीज 1967 से पहले नहीं था। तो ये मुख्य रूप से आपसे पूछा जा सकता है, 1967 से पहले ये चीज नहीं था। यानी आवश्यक वस्तु को घोषित करने के विषय में केंद्र सरकार के जो अधिकार थे वो केवल इतना ही थे कि आवश्यक वस्तु के विषय में केंद्र सरकार को किसी वस्तु को लगता है कि आवश्यक वस्तु है तो उसको आवश्यक रूप के वस्तु के रूप में घोषित कर सकती है। लेकिन 1967 में इसके अंतर्गत एक और चीज जोड़ा गया जिसको कहा जाता है भारत की रक्षा या सैनिक संक्रियाओं के दक्ष संचालन के लिए किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया जा सकता है। यानी अगर पहले केवल था कि जन साधारण की हित में को ध्यान में रखते हुए, जैसे सैनिटाइजर था जिसको हमने आवश्यक वस्तु सरकार ने सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु सरकार ने घोषित किया, क्योंकि सैनिटाइजर की मांग जो है वो आम जनता को है। लेकिन 1967
से पहले केवल इसी तरीके के अधिकार केंद्र सरकार के पास थे, लेकिन 1967 में एक अधिकार और जोड़ दिया गया कि यदि किसी वस्तु की आवश्यकता सेना को भी है, यानी सेना को किसी ऐसे वस्तु की आवश्यकता है जिसकी पूर्ति सरकार को करना है, तो वैसे वस्तुओं को भी सरकार आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित कर सकती है। जब किसी वस्तु को सरकार आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करेगी, इसका मतलब ये हुआ सरकार के पास उस वस्तु से संबंधित नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हो गई हैं सरकार को। और वो शक्तियां किस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होंगी? तो इसी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत उसको प्राप्त होंगी। समझ रहे होंगे आप लोग। पहले केवल एक ही व्यवस्था था किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने का, वो था कि जनहित में ऐसा किया जा सकता है। लेकिन 1967 में एक क्लॉज और जोड़ा गया जिसमें बताया गया कि सेना को ऐसी किसी वस्तु की आवश्यकता हो जिसका की आपूर्ति निरंतर निर्बाध रूप से बनाए जाने की जरूरत पड़े, तो सरकार ऐसी वस्तुओं को भी आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है। ये चीज समझ में आ गई हो। अब देखते हैं यदि किसी वस्तु का आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया जाता है तो सरकार क्या क्या कर सकती है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा और ऐसे ही पूछा जा सकता है। अगर किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया जाता है तो धारा 3 के अनुसार सरकार को अधिकार है कि उसकी अनुज्ञप्तियों और अनुज्ञा पत्रों, यानी अनुज्ञा पत्र का मतलब होता है लाइसेंस और अनुज्ञप्तियों का मतलब होता है कि उसके लिए जो टेंडर इशू किया गया था वो, उन दोनों के विषय में नियमन कर सकती है। यानी किसी को लाइसेंस दे भी सकती है, किसी के लाइसेंस को रद्द भी कर सकती है। मान लीजिए एक वस्तु है, मान लीजिए सैनिटाइजर। इसको जल्दी से आप लोग समझ जाएंगे इसलिए बोल रहा हूं मैं। सैनिटाइजर एक वस्तु है, सैनिटाइजर। अब मैं दो शब्द बोला आपसे, अनुज्ञप्तियों और अनुज्ञा पत्र। अनुज्ञप्ति मतलब टेंडर, अनुज्ञा पत्र मतलब लाइसेंस। अगर मान लीजिए सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया, तो सैनिटाइजर से संबंधित, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि अनुज्ञप्ति और अनुज्ञा पत्र से इस पर क्या असर पड़ सकते हैं सैनिटाइजर पे। सरकार टेंडर निकाल सकती है और इस टेंडर के थ्रू सरकार कुछ लोगों को या फिर कुछ और कंपनी को सैनिटाइजर बनाने के लिए कह सकती है या फिर दे सकती है, उनको ये अनुज्ञप्ति दे सकती है। और अनुज्ञा पत्र का मतलब ये हुआ कि इन लोगों को फिर से लाइसेंस जारी किया जाएगा कि हाँ आप सैनिटाइजर बना सकते हैं। तो इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। हो सकता है पहले से कुछ कंपनी ये वाला बना रही हो, सैनिटाइजर बना रही हो, और एक कंपनी है जो कि एक दिन में 1 लाख लीटर सैनिटाइजर बना सकती है। तो सरकार ये चाहे अब इसी के लिए, इतना ही के लिए इसको लाइसेंस बनाए कि आप 1 लाख लीटर से ज्यादा सैनिटाइजर नहीं बनाएंगे एक दिन में। अब सरकार चाहे तो इसके लाइसेंस को फिर से विनियमित कर सकती है। कंपनी पहले से था, उसी कंपनी के लाइसेंस को फिर से विनियमित कर सकती है, यानी उसको कुछ अधिकार बढ़ा सकती है, क्योंकि सैनिटाइजर की मांग बढ़ गई है। तो इसके लिए अधिकार बढ़ा सकती है कि आप 2 लाख लीटर का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये कंपनी ऑटोमेटिक 2 लाख लीटर सैनिटाइजर का उत्पादन करने लगेगी और इस तरीके से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति बनी रहेगी। समझ गए होंगे पहला नंबर पॉइंट। आइए देखते हैं दूसरा नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट है किसी खाद्य फसल या किसी तिलहन फसल के बारे में है। यानी यदि सरकार को किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है, जैसे मान लीजिए सरसों के तेल का उत्पादन बढ़ाना है, उसको आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित कर दिया गया, लेकिन सरसों का तेल तो उतना ही है जितना पहले से मार्केट में था।
अब सरकार को ये चाहिए, सरकार चाहती है कि नहीं, सरसों का तेल का रेट मैं कम करना चाहती हूँ। अगर सरकार सरसों के तेल का रेट एक कागजी कार्रवाई के थ्रू कम कर दे कि नहीं अब सरसों का तेल 100 रुपये लीटर ही बिकेगा, तो बाजार में बड़ी असुरक्षा की स्थिति बन जाएगी। और ऐसी असुरक्षा की स्थिति से निपटने के लिए सरकार को यानी केंद्र सरकार को इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार चाहे तो किसी प्रति भूमि को, यानी जो भूमि पहले से खाली है, उसको खाद्यान्न फसल या तिलहन फसल के उत्पादन के लिए किसी को दे सकती है या उत्पादन के लिए कह सकती है। ये रहा दूसरा नंबर पॉइंट। पहला नंबर पॉइंट मैंने टेंडर और लाइसेंस के बारे में बताया। दूसरा नंबर पॉइंट मैंने बताया कि खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसी प्रति भूमि को उत्पादन के लिए योग्य ठहरा सकती है, यानी लोग उस पर उत्पादित कर सकते हैं प्रति भूमि को। जैसे मान लीजिए जंगल का भूमि था, उसमें बोला दे दिया कि नहीं आप यदि सरसों इसमें उपजाएंगे तो हम इसको आपको फ्री में आपके नाम पे पट्टा कर देंगे, यदि आप 10 साल सरसों इसमें उपजाइए कंटिन्यू। तो ऐसा सरकार कुछ प्रलोभन दे सकती है, ऐसा कुछ व्यवस्था बना सकती है। तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, ऐसी कीमत नियंत्रित करना जिस पर आवश्यक वस्तु का क्रय विक्रय किया जाएगा। यानी सरकार के पास इसके अंतर्गत तीसरा जो बिंदु अधिकार है वो अधिकार है कीमत के निर्धारण का। जब आप इतिहास पढ़े होंगे तो इतिहास में एक नाम पढ़ते हैं आप अलाउद्दीन खिलजी का, और अलाउद्दीन खिलजी ये चाहता था कि उसके जो सैनिक हैं सैनिकों को वेतन कम मिले, यानी कम वेतन सैनिकों को दिया जाए। और उसके लिए वो क्या करता था कि बाजार की कीमतों को निर्धारित करता था, नियंत्रित करता था। यानी वो निर्धारित कर देता था कि चावल अगर 1 रुपये किलो मिल रहा है तो हर जगह 1 रुपये ही किलो ही मिलेगा और 5 सालों तक 1 रुपये किलो ही मिलता रहेगा। तो ऐसे ही कुछ अधिकार सरकार को भी दिए गए हैं कि किसी वस्तु को यदि आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया जाता है तो उस आवश्यक वस्तु के विषय में नियम प्राइस को लेकर के यानी मूल्य को लेकर के सरकार नियम बना सकती है कि ये वस्तु इतने रुपए से अधिक या इतने रुपए से कम में नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक मास्क का उदाहरण लेते हैं, मास्क को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित कर दिया गया। मास्क बनाने वाली एक ही कंपनी है और ये कंपनी अपनी मनमानी कर रही है और मनमानी करते हुए चाहती है कि मैं मास्क जो बनाऊं उसको 500 रुपये में बेचूं। लेकिन सरकार को लगता है कि नहीं ये गैर उचित है, क्योंकि मास्क को बनाने में 3 से 4 रुपए का ही खर्च आता है। चूंकि एक ही कंपनी है इसलिए ऐसा मनमानी कर रही है, तो हमें इस मास्क का मूल्य निर्धारित कर देना चाहिए। तो इस मास्क का मूल्य सरकार निर्धारित करके 10 रुपये कर सकती है, यानी 10 रुपये से अधिक में कोई भी मास्क नहीं बेचा जाएगा। तो इस तरीके से मूल्य निर्धारण की शक्ति सरकार के पास है इसी अधिनियम के अंतर्गत। आगे देखते हैं, कई तरह की बाधाएं आ जाती है भाई, क्या करोगे, अम्मा बुला लीजिए। तो हम लोग तीसरे नंबर पॉइंट तक देख चुके थे जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से कीमत को निर्धारित करने का अधिकार सरकार को है अगर किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया जाता है। तो एक एक लाइन से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप एक भी लाइन को बिना गंभीरता से लिए हुए न पढ़ें। मैं यही चाहूँगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको उदाहरण के थ्रू पढ़ाऊँ तो आपको बार बार चीज़ों को रटना न पड़े, पहली बात। और दूसरी बात, आप गंभीरता से पढ़ेंगे तो रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहें। और 30 में से 30 नंबर जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट होगा, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। शर्त यह है कि आप बेहतर तरीके से पढ़ें। प्रिंट अगर निकलवाना चाहें, पीडीएफ जो अधिनियम है उसका प्रिंट जैसे मैंने निकलवाया है तो ऐसा आप निकलवा लेंगे और उसी के बगल में लिखते जाएंगे तो आपके लिए इससे बेहतर उपाय कुछ भी नहीं हो सकता। ओरिजिनल जो अधिनियम है उसकी बात कर रहा हूँ, वही निकलवाइए। आइए आगे अगला नंबर पॉइंट देखते हैं कि यदि किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित किया जाता है तो सरकार के पास आगे और क्या अधिकार है। तो
सरकार के पास एक और अधिकार है, किसी वस्तु के भंडारण, परिवहन, वितरण, व्ययन, अर्जन, प्रयोग या खपत का अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा पत्रों अन्यथा नियमन। यानी किसी आवश्यक वस्तु को, जिसको आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है, उसके विषय में भंडारण, परिवहन, वितरण, व्ययन यानी व्यय करना, अर्जन हासिल करना, प्रयोग एवं खपत हेतु अलग से टेंडर या अलग से लाइसेंस जारी किया जा सकता है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसा पहले नंबर पॉइंट पे मैंने बताया था, किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन और विनिर्माण के अनुज्ञप्तियों और अनुज्ञा पत्र के विषय में जो बताया था, उसी तरीके से उसके परिवहन आदि के बारे में भी नया लाइसेंस जारी किया जा सकता है या किसी पुराने लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं 5वां नंबर पॉइंट क्या कहता है। 5वां नंबर पॉइंट है, सामान्यतः विक्रय के लिए रखी गई आवश्यक वस्तु को विक्रय से रोक या प्रतिषेध। यानी ऐसी वस्तु जिसको कि आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया, लेकिन वो बाजार तक आ गया है, और बाजार में आने के बाद वो शोरूम में लग गया है। अब शोरूम में अब ये केवल और केवल इसकी बिक्री बाकी है। तो ऐसी बिक्री को सरकार चाहे, यानी सरकार खुद तो जाएगी नहीं, अपने लोगों को भेजेगी, अपने ऑफिसर्स को भेजेगी, कर्मचारियों को भेजेगी। तो सरकार चाहे तो ये वस्तु शोरूम में लगा का लगा रह जाएगा, यहीं लगा रहेगा, यहाँ से बिक्री नहीं होगा, ऐसा आदेश या ऐसा निर्देश दुकानदार को या फिर सप्लायर को दे सकती है। तो ऐसे भी अधिकार सरकार के पास है कि यदि आपके पास ऐसा कोई आवश्यक वस्तु आपके दुकान में रखा हुआ है, उसको आप बिक्री नहीं कर सकते, वो वहीं रखा रहेगा कुछ दिनों तक, जितने दिनों तक सरकार स्थिति को काबू में नहीं कर लेती तब तक। तो ये एक अधिकार पड़ लिए सरकार के। अब देखते हैं, महत्वपूर्ण एक भाग है जिस भाग पर अभी बात कर रहा हूं, इसको कहते हैं मतलब धारा 3 की उपधारा 2 की एक और उपधारा 4, और ये उपधारा आपको बार बार अभी आएगा भविष्य में, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। धारा 3 की उपधारा 2 की उपधारा 4 ये कहता है, किसी व्यक्ति से जो किसी आवश्यक वस्तु को स्टॉक में रखता है या उसके उत्पादन या उसके क्रय विक्रय के कारोबार में लगा हुआ है, उससे सरकार 2 तरीके की अपेक्षाएं रखती है। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो कि चीजों को, वस्तुओं को उत्पादित करता है या खरीदने और बेचने का काम करता है, यानी कुल मिला के अगर ये 2 स्थितियां हैं, इसका मतलब ये है कि उत्पादित करने वाला जो व्यक्ति है उसके पास कुछ न कुछ वस्तु का स्टॉक होगा, खरीदने बेचने वाला जो व्यक्ति है उसके पास भी कुछ न कुछ वस्तु का स्टॉक होगा। कुल मिला के इस उपधारा के अंतर्गत सरकार या फिर ये अधिनियम 2 व्यक्तियों को टारगेट कर रही है। कुल मिला के एक ही तरीके के व्यक्ति को टारगेट कर रही है जिसके पास बिक्री के लिए कुछ न कुछ स्टॉक है। जो उत्पादन कर रहा है वो भी उस सामान को कहीं ना कहीं बेचेगा। कुछ न कुछ स्टॉक करने का मतलब वैसा जिसको आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है वो आवश्यक वस्तु या तो उत्पादित करता हो या तो खरीदता बेचता हो। लेकिन दोनों ही स्थितियां में सरकार या फिर ये अधिनियम यही देख रही है फाइनली कि उसके पास वस्तु है, कोई ना कोई वस्तु, आवश्यक वस्तु उसके पास है, यही चीज देख रही है। तो 2 चीजों के लिए है ये, या तो कोई उत्पादन कर रहा है तो भी, या कोई खरीद बिक्री कर रहा है तो भी। पहला पॉइंट है इसमें, उस संपूर्ण मात्रा या उसके निर्दिष्ट भाग का जिसे वह स्टॉक में रखता है, उसको उत्पादन किया है, उसने प्राप्त किया है, अथवा ऐसी वस्तु जिसमें संभवतः उत्पादित करेगा या संभव प्राप्त करेगा। अब इसके अंतर्गत भी 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु ये है, इसी च के अंतर्गत मैंने बताया या तो उत्पादन करने वाला व्यक्ति इसमें शामिल है या तो खरीद बिक्री करने वाला व्यक्ति इसमें शामिल है। या तो उत्पादन करने वाला व्यक्ति है या तो खरीद बिक्री करने वाला व्यक्ति है। अब
पहली स्थिति तो ये हो सकती है कि उत्पादन हो चुका है या उत्पादन हो चुका है, या जो खरीदने वाला है या बिक्री करने वाला है उसके पास सामान जो है आ चुका है, खरीद चुका है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि उत्पादन होगा या जो खरीद बिक्री करने वाला है वो ऑर्डर दे के रखा है और कुछ दिनों के बाद उसको सामान मिलेगा। यानी दोनों बातें हैं इसमें, या तो उसके पास सामान हो या तो उसके पास सामान होगा, यानी भविष्य की बात, दोनों तरीके की बात इसके अंतर्गत की जा रही है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, दोनों ही तरीके की बात इसके अंतर्गत की जा रही है च के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत इन वस्तुओं के बारे में क्या नियम है उसको आगे हम अभी पढ़ रहे हैं। इन वस्तुओं के विषय में क्या नियम है उसको अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। बस अभी ये समझिए कि उस कोई जिसके पास ये सामान उपलब्ध है उसकी बात की जा रही है। तो ऐसे दोनों वर्ग की बात, जो कि एक वर्ग है जो कि उत्पादन करता है, एक वर्ग है जो कि खरीद बिक्री करता है, ऐसे दोनों वर्गों को, या फिर उत्पादन करेगा या खरीद बिक्री करेगा यानी आएगा उसके पास सामान, ऐसे दोनों वर्गों को सरकार ये निर्देश दे सकती है, यानी ये आदेश दे सकती है कि आप इस सामान को अभी बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, या इस मतलब पूरा बेच देंगे या इसका आधा भाग बेचेंगे, या आप बेचेंगे लेकिन एक विशेष वर्ग को ही बेचेंगे। विशेष वर्ग का कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि मार्केट में कुछ ऐसा सामान है, मान लीजिए एक चॉकलेट है मार्केट में। अब वो चॉकलेट एक फैक्ट्री से बन के आता है और मार्केट में बिकता है। तो सरकार चाहे, मान लीजिए सरकार को पता चला कि ये चॉकलेट जो है खून की कमी को दूर करने में बहुत ही लाभकारी है, या फिर कोरोना के, अभी एक उदाहरण समझते हैं कि वो चॉकलेट कोरोना के लिए बहुत फायदेमंद है, यानी उस चॉकलेट को खाने से कोरोना के संक्रमण की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। लगभग कोरोना के संक्रमण की संभावना खत्म हो जाती है। अब ऐसा कोई वस्तु या तो उत्पादित किया जा चुका है, यानी जो उत्पादक है उसके पास उत्पादित करके रखा हुआ है, या फिर कोई खरीद बिक्री करने वाला बिचौलिया उसको खरीद के ले आया है। दूसरी स्थिति है ऐसा चॉकलेट का उत्पादन वो फैक्ट्री वाला करेगा और ये खरीद के लाएगा। दो स्थितियां हैं। अगर वो चॉकलेट कोरोना के संक्रमण को लगभग कम करने की स्थिति में है तो सरकार ये देखती है कि लगभग हमने तो 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक के लोगों को टीकाकरण करा ही दिया है, तो इन लोगों को हमको ज़्यादा टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे बच्चों को, क्योंकि बच्चे चॉकलेट ज़्यादा भी खाते हैं, तो हम 0 से 18 वर्ष के बच्चों को देखेंगे और इनको यदि ये चॉकलेट उपलब्ध हो जाए तो संक्रमण के वजह से मरने वालों को, कोरोना से मरने वालों की संख्या कम हो जाएगी। तो सरकार ये दोनों वर्ग को कह सकती है, कौन से दोनों वर्ग, जो कि उत्पादन करने वाला है या खरीद बिक्री करने वाला है, कि आप ये चॉकलेट केवल 0 से 18 वर्ष के बच्चे को ही बेचेंगे, अन्य किसी को नहीं बेचेंगे। जैसे सिगरेट के मामले में, जैसे तंबाकू के मामले में, कि तंबाकू के मामले में सरकार निर्देश जारी करके रखती है ना कि भाई 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा तंबाकू नहीं खरीद सकता, सिगरेट नहीं कर सकता, शराब नहीं खरीद सकता। तो वैसे ही किसी वस्तु का आवश्यक वस्तु अगर घोषित किया जाएगा तो इन दो लोगों से, यानी एक उत्पादक वर्ग, एक खरीद बिक्री करने वाला वर्ग से सरकार अपील कर सकती है, उनको आदेश दे सकती है कि आप इसको या तो बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, कुछ भाग बेचेंगे या कुछ भाग नहीं बेचेंगे, या फिर अगर आप बेचेंगे तो एक विशेष वर्ग को ही बेचेंगे, जिस विशेष वर्ग के बारे में मैंने अभी समझाने की कोशिश की कि 0 से 18 वर्ष का कोई समूह है, उसी वर्ग समूह के बच्चों को बेचा जाएगा, ताकि सरकार ये समझती है कि इन लोगों का हमने टीकाकरण नहीं किया है तो इन लोगों को हम
चॉकलेट के थ्रू इनके इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे और कोरोना से लड़ने में इनकी मदद करेंगे। तो कुल मिला के ये धारा 3 का उपधारा 2 का उपधारा च ये महत्वपूर्ण धारा है, आपसे बार बार आगे जिक्र भी होगा, इसलिए मैं इसको दोबारा ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं कुछ स्पष्टीकरण के बारे में। स्पष्टीकरण क्या स्पष्टीकरण है उस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्पष्टीकरण देख रहे थे हम लोग। थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, लेकिन कई लोगों के कॉल की वजह से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मतलब लोग मैसेज कॉल करते हैं तो या कमेंट करते हैं तो वही मोटिवेशन है, उसी की वजह से तबीयत खराब है फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। स्पष्टीकरण देखते हैं कि स्पष्टीकरण में क्या क्या है, उत्पादन के अंतर्गत क्या क्या शामिल हैं और क्या क्या चीज़ें हैं उस पर बात करते हैं थोड़ा सा। जैसे ऐसे क्षेत्र में उत्पादकों द्वारा विक्रय किए जाने की मात्रा नियत की जा सकेगी। जैसे कि इसमें कुछ नहीं है, साफ साफ ये बताया गया है कि जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र में उत्पादन का मतलब क्या होगा और किस आधार पर उत्पादन कराया जाएगा, तो उधर जितनी खपत होगी यानी जितना लोगों का मांग होगा उस हिसाब से उत्पादन कराया जाएगा। साफ साफ ये बात, ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखते हैं, हमने देखा था धारा 3 की उपधारा 2 का उपधारा च देखा था। अब देखते हैं 6 उपधारा 6 कि 6 में क्या है। उत्पादन के अंतर्गत वो तो खत्म हो गया, चलिए 6 में क्या है। खाद्य पदार्थों के संबद्ध ऐसे वर्ग किन्हीं वाणिज्यिक या वित्तीय समव्यवहारों का नियमन, प्रतिषेध और आदेश करने वाले प्राधिकारी के राय में लोकहित के लिए हानिकर या यदि अनियमित या हानिकर हो सकते हैं। यानी खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। पहली बात तो खाद्य पदार्थों के अंतर्गत ही पहले सूती वस्त्र को भी शामिल कर लिया गया था, तो उसको ध्यान रखेंगे। सूती वस्त्र को सन 2006 में एक संशोधन करके इससे हटा दिया गया, यानी सूती वस्त्र अब आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वस्तु में शामिल नहीं है। ये प्रश्न पहले पूछ भी चुका है, इसलिए मैं दोबारा आपको एक बार और बता देता हूँ। अब जो झ है वो झ कहता है कि जो अधिकारी होगा वो अधिकारी किसी वस्तु को हानिकर समझ सकता है या लाभकारी समझ सकता है, और हानिकर यदि समझता है तो उसके उत्पादन और उसके बिक्री को रोक लगा सकता है, और लाभकारी समझता है तो उसके उत्पादन उसके बिक्री को मतलब टेस्ट करने का अधिकार कुल मिला के उसको है जानकारी इकट्ठा करने का। उपरोक्त बातों में से किसी का विनियमन या प्रतिषेध करने की दृष्टि से जानकारी या आंकड़ों का संग्रहण किया जा सकता है अधिकारी के द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत। यानी किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करना है, किसी वस्तु का मूल्य कितना होगा, किसी वस्तु को कब आवश्यक वस्तु से हटाना है, कितना उसका उत्पादन हो रहा है, किस मूल्य पर उसकी बिक्री हो रही है, इन सब 4 चीजों के लिए आंकड़ा चाहिए ना। और इन्हीं आंकड़ों के संग्रहण के रूप में भी जो अधिकारी होता है वो विभिन्न प्रकार की जानकारी दुकानदारों से, उत्पादकों से ले सकता है। एक चीज और इसमें बताया गया है कि आपको यदि आप कुछ उत्पादन करते हैं, कुछ बिक्री करते हैं, तो उसका प्रॉपर एंट्री आपको रखना पड़ेगा। आपके पास कितना उत्पाद आया था, कितना उत्पाद बेच दिया, कितना उत्पाद स्टॉक में है, या फिर आप उत्पादन कर रहे हैं तो आप हर दिन कितना उत्पादन करते हैं, कितना बेचते हैं, कितना आपके पास स्टॉक में, ये सारी चीजें आपको लिस्ट करके रखनी पड़ेगी। ये सारी चीजें बताता है। अब आगे देखिए कि यदि मान लीजिए ऐसा कोई आदेश निकाला जाता है आवश्यक वस्तु के विषय में,
और उस आवश्यक वस्तु के विषय में या फिर किसी भी सामान की खरीद बिक्री करते हैं तो आप प्रॉपर एंट्री नहीं रखते, और इस तरह के जो गैर मतलब कानून से इतर आप कार्य करते हैं तो आपके लिए क्या व्यवस्था है। तो उसके लिए व्यवस्था है इसके अंतर्गत कि लाइसेंस आपका रद्द किया जा सकता है, आपका टेंडर भी रद्द किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने झ तक देखा। अब आगे देखते हैं और आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। कोई अनुषंगिक या पूरक विषय जिसके अंतर्गत परिसरों, विमानों, गाड़ियों, तलाशी, या कुल मिला के ये कहता है कि जो अधिकारी है वो अधिकारी विभिन्न प्रकार के जो यातायात के साधन हैं, ट्रक हैं, हवाई जहाज है, उसमें तलाशी ले सकता है कि किसी वस्तु की स्मगलिंग वगैरह तो नहीं हो रही है जिसको आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है। और यदि अगर ऐसा वो पाता है तो उस वस्तु को जब्त करने का भी अधिकारी है। कुल मिला के इतना ही बात है इसमें। अब आगे देखते हैं। अब ये महत्वपूर्ण धारा है जिस महत्वपूर्ण धारा को मैं आपको बताने वाला हूं। हमने देखा था धारा 3 का उपधारा 2 का उपधारा 4, ये हमने देखा था। अब हम देख रहे हैं धारा 3 का उपधारा 3 के अंतर्गत पहला बात देख रहे हैं, और इसको पहला बात को बोला गया है क, यानी उपधारा क के रूप में इसको डिनोट किया गया है। क के बाद ख होगा, ख के बाद ग होगा, इस तरीके से। तो इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी आवश्यक वस्तु का विक्रय उपधारा 2 के यानी इसके अंतर्गत किसी आवश्यक वस्तु का विक्रय करेगा, उस विषय में बात की गई है। इसके अंतर्गत मतलब इसको क्या पढ़ा है हमने? इसको हमने पढ़ा है कि किसी आवश्यक वस्तु को स्टॉक में रखता है या उसे उत्पादन करता है, ये वाला हमने पढ़ा था। यानी कोई उत्पादन करने वाला व्यक्ति है, चाहे कोई उसको बिक्री करने वाला व्यक्ति है, दोनों तरीके के जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति उस वस्तु को जो उत्पादित करके रखा गया है या खरीद करके रखा गया, उसको कितना बेचेगा, कब बेचेगा, किसको बेचेगा, इस विषय में सरकार नियम बना सकती है। यदि इस विषय में सरकार नियम बनाती है, तब अगर इस विषय में सरकार नियम बनाती है तो धारा 3 की उपधारा 2 की उपधारा क के अंतर्गत कुछ चीजें बताई गई हैं, उसको बताता हूं मैं। यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का अनुपालन करता है, यानी किसको बेचना है, कितना बेचना है, ये सरकार बताती है और उसी हिसाब से बेचती है, तो उसको कीमत किस हिसाब से दिया जाएगा, यानी वस्तु का कीमत किस हिसाब से दिया जाएगा। कुल मिला के मान लीजिए, देखिए एक कोई वस्तु है जिसको कि जैसे चॉकलेट ही था, चॉकलेट एक वस्तु है और इसी चॉकलेट को बोला गया कि आप 0 से 18 वर्ष के बच्चों को बेचेंगे, और 0 से 18 वर्ष के बच्चों को बेचने के एवज में सरकार या फिर फ्री में देंगे, ऐसा बोल दिया सरकार। तो फ्री में देंगे तो उसका मूल्य किस हिसाब से चॉकलेट का मूल्य दिया जाएगा उस दुकानदार को, क्योंकि दुकानदार तो खरीद के लाया है, या उत्पादक जो उत्पादन कर रहा है तो कच्चा माल लग रहा है। तो कच्चा माल लगने की स्थिति में, कच्चा माल जब लग रहा है तो उस स्थिति में उसका कुछ न कुछ तो मूल्य होगा, और उस मूल्य के अलावा उस मूल्य को आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उस मूल्य को बिना ध्यान दिए आप इस धारा के अंतर्गत बोले कि आप इस वर्ग को, यानी 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, इस चॉकलेट को फ्री में बांट दो, क्योंकि ये कोरोना से लड़ने में मददगार होगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो इसका मूल्य कौन देगा इनको, और मूल्य अगर सरकार देगी, जाहिर सी बात है, अगर सरकार ऐसा करने के लिए बोल रही तो सरकार ही देगी, लेकिन सरकार देगी तो किस हिसाब से उसके मूल्य का निर्धारण होगा, वो बताता है आपका धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत 3 प्रावधान दिए गए हैं, क, ख और ग, वो बताते हैं कि किस हिसाब से उसके मूल्य का निर्धारण होगा। तो पहला बात तो यही होगा कि जहां पर
के लिए कोई एग्रीमेंट हुआ है, यदि कहीं पे सरकार से या किसी और से एग्रीमेंट हुआ हो, मान लो कि एक चॉकलेट ये बनाता था, 10 रुपए का चॉकलेट मार्केट में बिकता था, 10 रुपए का चॉकलेट बिकता है। अब इसने किसी सरकार से, मान लीजिए राज्य सरकार से, छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार से एक एग्रीमेंट कर रखा है कि हम आपको 1 लाख चॉकलेट देंगे बना करके, और 1 लाख चॉकलेट के बदले आप 9 रुपए प्रति चॉकलेट देंगे हमको। यदि ऐसा कोई एग्रीमेंट है और केंद्र सरकार इस चॉकलेट को कहीं पे 2 लाख बांटने की बात कर रही है, तो फिर इस एग्रीमेंट का सहारा लिया जाएगा, और इसी एग्रीमेंट के हिसाब से, चूंकि वो पहले कहीं एग्रीमेंट करा है और उस एग्रीमेंट में उसने 9 रुपया लिखवाया है रेट, तो उसी एग्रीमेंट के हिसाब से केंद्र सरकार उसके पैसे का भुगतान करेगी पर चॉकलेट। अगर मान लीजिए एग्रीमेंट भी नहीं है, कहीं पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, ना तो केंद्र सरकार के साथ है ना किसी और सरकार के साथ है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है उसका। दूसरी स्थिति कोई एग्रीमेंट नहीं है, तब क्या होगा, तब उसके हर एक पार्ट के रॉ मटेरियल को जोड़ा जाएगा और एक मतलब संतुलित मूल्य निकालने का प्रयास किया जाएगा कि इसका मूल्य इतना रुपए होना चाहिए, और उस हिसाब से फिर उसको दुकानदार को या उत्पादक को उसका मूल्य का भुगतान किया जाएगा। अब तीसरी स्थिति है कि अगर वो सारी चीजें भी नहीं है, तब क्या होगा, तब तीसरी स्थिति में यानी क और ख, जिसके अंतर्गत क के अंतर्गत मैंने बताया कि कीमत धारा के अधीन, अच्छा एग्रीमेंट वाला बताया, और दूसरा बताया मैं मूल्य की परिकल्पना वाला। तीसरा मैं बता रहा हूं अगर दोनों ही स्थितियां न हो तब क्या होगा, तब बाजार भाव के हिसाब से उसके भुगतान कर दिया जाएगा। इस तरीके से हमने 3 तरीके से भुगतान की बात कही है, देखी है इस धारा के अंतर्गत, यानी धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत। ठीक है, आइए अब देखते हैं और भी चीजें। लंबा है लेकिन खत्म हो जाता तो ठीक था, तबीयत भी सही नहीं लेकिन खत्म नहीं होगा लगता है। ठीक है, एक आध और बिंदु देखते हैं, फिर वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो ज्यादा लंबा देखेंगे नहीं। आगे देखते हैं कि यदि केंद्रीय सरकार को ये लगता है कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी वस्तु की मांग अचानक से बढ़ गई है या उसकी सप्लाई कम हो गई है, किसी क्षेत्र विशेष की बात कर रहा हूँ। अभी तक जो बात किए गए थे वो सार्वभौमिक रूप से बात किया था, अभी जो बात कर रहा हूँ मैं क्षेत्र विशेष की बात कर रहा हूँ। यानी धारा पहले तो देखा धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत क ख ग देखे, अब देख रहे हैं धारा 3 क के बारे में। इसमें बताया गया है किसी क्षेत्र में किसी वस्तु का मांग अचानक से बढ़ना यानी वस्तुओं की कमी हो जाना, तब की स्थिति में क्या होगा और कैसे होगा। केंद्रीय सरकार को यह राय कि किसी परिक्षेत्र में किसी खाद्य पदार्थों की कीमत के चढ़ाव को नियंत्रित या उसके जमाखोरी को निवारित करने के लिए ऐसा आवश्यक हो तो शासकीय राजपत्र में वो निर्देश जारी करेगी, और निर्देश जारी करेगी तो उसमें वो धारा 3 की उपधारा 2 की उपधारा 4 के अनुपालन के लिए कहेगी, यानी कि आप कितना वस्तु बेचेंगे, किसको बेचेंगे, ये सारी चीजें निर्धारित करेगी। यदि कोई क्षेत्र विशेष के लिए ऐसी अधिसूचना जारी की जाती है तो वो 3 मास से अधिक अवधि के लिए नहीं होगी, 3 मास से अधिक अवधि के लिए होगी, 3 मास से अधिक अवधि के लिए होगी, जैसा कि अधिसूचना में लिखा गया हो। यदि ऐसा खाद्य पदार्थ जो होगा, ऐसा खाद्य पदार्थ कोई दुकानदार या कोई उत्पादक बेचेगा सरकार के निर्देश के अनुसार, तो उसको किस हिसाब से मूल्य का निर्धारण होगा, यानी उस वस्तु का मूल्य का निर्धारण सरकार किस हिसाब से करेगी, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत बताई गई है। तो पहला तो है कि यदि कोई करार हुआ है यानी कोई एग्रीमेंट हुआ है पहले सरकार से, तो उसी मूल्य पर उसको सरकार बेचने के लिए कहेगी। दूसरी बात है कि यदि करार नहीं हुआ है यानी कोई एग्रीमेंट पहले नहीं हुआ है, तो दूसरी स्थिति के अनुसार तो नियंत्रित कीमत पर कोई भी प्रतिदेश परिकलित कीमत, यानी कुल मिला के कि सरकार एक कीमत
संतुलित कीमत निकाल करके देगी, उस कीमत के आधार पर होगा। यदि ऐसी दोनों स्थितियां फॉलो नहीं होती हैं तब क्या होगा? तब ये होगा कि उस क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा विशेष क्षेत्र की बात हो रही है, तो उस क्षेत्र में बीते 3 माह में वस्तु का जो कीमत रहा होगा उसका औसत मूल्य निकाल करके उसी मूल्य के अनुसार उस उत्पादक को या उस विक्रेता को भुगतान किया जाएगा। अब आगे देखें इसी में कि यदि ऐसा कोई बात होता है या फिर ऐसा मतलब क्षेत्र में कोई कीमत का चढ़ाव देखा जाता है और सरकार ऐसा नियम बना देती है, तो उस नियम के बनाने के बाद सरकार औसत कीमत किस हिसाब से निकालेगी, कौन निकालेगा? तो इस केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उस क्षेत्र या पड़ोस परिक्षेत्र के बाबत अभिभावी ऐसे बाजार दरों के प्रति निर्देश करेगा जिसके लिए प्रकाशित आंकड़े उपलब्ध हों। यानी जो सरकार का जो अधिकारी होगा वो उस क्षेत्र में जो मूल्यों का आंकड़ा उपलब्ध होगा उस आंकड़े को, या फिर उस क्षेत्र के अगल बगल क्षेत्र में जो मूल्य का आंकड़ा उपलब्ध होगा उस आंकड़े का औसत निकाल करके कीमत का निर्धारण करेगा। और ऐसा अधिकारी जब कीमत का निर्धारण करता है क्षेत्र विशेष के लिए, तो इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी उसने जो निकाल दिया मूल्य वही मूल्य फाइनल होगा। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें देखी। अब आगे देखते हैं और भी चीजें। अब और चीजें मैं इसमें नहीं पढ़ा रहा हूं, और चीजें मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा इसकी आगे की चीजें, यानी धारा 3 की उपधारा 3 ख से हम आगे वाले में वीडियो में देखेंगे। अभी यहीं तक देख रहे हैं क्योंकि अभी भी मेरे को लगता है ये धारा 3 एक वीडियो और हो जाएगा धारा 3 में, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी भी आज भी बहुत कम ही हुआ है, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन ठीक है पहुंच जाएंगे हम लोग। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे की चीज़ों पर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं बहुत थोड़ा गहराई में घुस के पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से पढ़िएगा। आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे, टेस्ट को देते रहेंगे तो आसानी से आपको चीज़ें और भी समझ में आती जाएंगी। ऐसे बहुत ही लेंदी है ये, तो इसको समझना उतना आसान नहीं है, लेकिन आसान स्तर का प्रश्न आता है। अगर आप टेस्ट को देंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।